आपको कभी भी पूछे कौन कौन से राज्य के बगल में समुद्र है तो यही वो 9 राज्य है और इसी को तटीय क्षेत्र बोलते हैं। टोटल कितना राज्य से तटीय मैदान घिरा हुआ है? पहले स्थान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। भारत का सबसे ऊपरी क्षेत्र जिसको कहते हैं हिमालय क्षेत्र, तो हिमालय पर्वत के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद भारत का मैदानी क्षेत्र के बारे में भी पढ़े, जो विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन यहाँ पे आता है। तीसरा हम पढ़े थे भारत का ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र। उसके बाद भारत का पठारी भाग को हम पढ़े थे, भारत का पठारी भाग। और आज बात करेंगे ये जो भारत का पठारी भाग के इधर में है साइड में, जिसको बोलते हैं भारत का तटीय भाग। चलो इधर ध्यान दो, गपने कर रहे सुरमा भोपाली। देखिए आज हम लोग भारत के तटीय क्षेत्र का चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है और वो जानकारी था भारत का सबसे ऊपरी क्षेत्र जिसको कहते हैं हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय पर्वत के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद भारत का मैदानी क्षेत्र के बारे में भी पढ़े, जो विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन यहाँ पे आता है। तीसरा हम पढ़े थे भारत का ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र। उसके बाद भारत का पठारी भाग को हम पढ़े थे, भारत का पठारी भाग। और आज बात करेंगे ये जो भारत का पठारी भाग के इधर में है साइड में, जिसको बोलते हैं भारत का तटीय भाग। कौन सा भाग बोलते हैं? तो आज हम भारत के तटीय भाग के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल मैप के अंदर। ये तो आपका पॉलिटिकल मैप है, जिसमें अगर तटीय भाग को बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर है कहाँ का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राज्य दिखता है। अब चलो एक ऐसा मैप लेते हैं जहां पे आपको दिख सके कि भारत का फिजिकल मैप, ये है भारत का फिजिकल मैप। और जितना भी राज्य इस ग्रीन कलर से घिरा हुआ है वो सारे राज्य हैं भारत के तटीय राज्य। और ये सारे राज्य के बगल में समुद्र है और समुद्र के पास वाले जमीन को बोलते हैं तटीय जमीन। तो टोटल इसमें 9 राज्य हैं। तो चलो एक एक करके सब चीज जानते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस क्षेत्र में भारत जो चारों तरफ ऊपर से जमीनी क्षेत्र से घिरा है, इसका एरिया 15,200 किलोमीटर में है। ठीक है, वहीं अगर इस नीचे वाला जमीन का बात करें तो ये नीचे वाला जमीन टोटल 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। जो तटीय भाग है जिसके चारों ओर समुद्र है और ये पूरा नीचे से समुद्र से घिरा है और ये 6100 किलोमीटर एरिया में लगभग फैला हुआ है। बाकी एक और बात का हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, इन दोनों को मिला के टोटल कितना एरिया चला आता है। तो इन दोनों को मिला के 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर एरिया आ जाता है। अगर दोनों का लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी ऐड कर देते हैं कि टोटल जमीन कितना बॉर्डर शेयर करता है भारत का तटीय भाग, तो अगर दोनों द्वीप समूह को भी ले लें तो 7516 किलोमीटर होगा। और सिर्फ तटीय भाग को लेंगे और यहां से लेके यहां तक लेंगे, द्वीप समूह को छोड़ देंगे तो कितना होगा? 160 तो आपको 2 चीज समझ में आया होगा कि भारत हमारा 2 तरह से घिरा है, एक जमीन बॉर्डर से और दूसरा पानी बॉर्डर से। जमीन वाला बॉर्डर में 15,200 किलोमीटर एरिया से घिरा हुआ है, वही जो पानी वाला इलाका है वो 6100 किलोमीटर एरिया में घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस मैप पे और यहां से शुरू होकर रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है तटीय मैदान। भारत का तटीय मैदान कहां शुरू होता है? जो आपका राजस्थान और गुजरात के अंत छोर पे है और ये जाके यहाँ पश्चिम बंगाल में समाप्त होता है। कहाँ पे समाप्त होता है बाबू? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का इस जगह से आप देख सकते हैं ये लाइनिंग यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है। ठीक है, तो
इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहां से शुरू देख रहे हैं, समुद्र यहां से शुरू हुआ, नीला कलर का है, और यहां पे आके खत्म हो गया, जो पश्चिम बंगाल का एरिया है। अब हम यह समझते हैं कि जो पानी वाला ये जो एरिया है, ठीक है, जो तटीय एरिया है, उसमें कुल 9 राज्य हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा आपका गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है, और 9वां और अंतिम वेस्ट बंगाल है। तो टोटल 9 राज्य आते हैं। कौन कौन सा राज्य है? पहला गुजरात, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। तो आपको कभी भी पूछे कौन कौन से राज्य के बगल में समुद्र है, तो यही वो 9 राज्य है, और इसी को तटीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात तो आपको पता चल गया, लेकिन अब ये आपको पता करना है कि आखिर कौन से राज्य में सबसे लंबा तट है और कौन से राज्य में सबसे छोटा तट है। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे लंबा तट कौन सा है, तो आप बोलिएगा गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा तट है। ठीक है, यानी गुजरात का जो समुद्री तट है वो सबसे लंबा तट है, कच्छ से शुरू होके यहां तक आ जाता है। और उसके बाद सबसे छोटा तट अगर कोई बोलेगा तो आप बोलिएगा गोवा का तट, जो यहां से शुरू होके सिर्फ और सिर्फ यहां तक आता है। ये तट सबसे छोटा तट है। आप जानते हैं इन तटों के नाम क्या क्या है? देखो, सबसे पहले जो ऊपर वाला तट है वो यहां से शुरू होके इधर तक आ जाता है, जिसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का तट बोलते हैं। दूसरा जो तट है उसका नाम है कोकण तट। क्या नाम है? कोकण तट। ठीक है, और तीसरा जो है उसका नाम है कन्नड़ तट, जो सबसे छोटा तट है, यहाँ पे है गोवा के पास में। और चौथा मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार तट। ठीक है, उसके बाद दोनों तटों को यहाँ पे रोकता है एक पहाड़ी जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। क्या नाम है जिसका? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, और उसके बाद इधर से कौन कौन तट है ये तो हम जाने, पश्चिम दिशा का तट। ठीक है, अब हम जानेंगे पूरब दिशा का तट कौन कौन सा है जो भारत में फैला हुआ है। तो पूरब दिशा का जो तट है इसका नाम है कोरामंडल तट, यानी कोरामंडल कोस्ट। उसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश तक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक। और उसके बाद और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इसको बोलेंगे नॉर्दर्न सर्कस। नॉर्दर्न सर्कस इसका नाम है इस तट का। ठीक है, यानी नॉर्दर्न का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार का नाम है। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक तट है जिसका नाम है उत्कल प्लेन्स, यानी उत्कल का मैदान तट। उम्मीद है कि आपको तटों के बारे में पता चला होगा। सबसे पहला जो सबसे लंबा तट था वो किसका तट था? गुजरात का, यानी रन ऑफ कच्छ, गुजरात का कच्छ। और सबसे छोटा गोवा का। और टोटल जो पश्चिम दिशा में कौन कौन से तट है? कोकण और कन्नड़, मालाबार। और इधर में कौन कौन सा है? ठीक है, और ये आके यहाँ कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। नीलगिरी पर्वत इन दोनों तटों के बीच में आता है। यहाँ पे जो यहाँ इधर में एक एरिया है जिसको बोलते हैं पठारी भाग। इस पठारी भाग को नीलगिरी पर्वत रोकता है और इसी नीलगिरी पर्वत पे यहाँ पे ये तट समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको इन सारे तट के बारे में आज पता चला होगा। अब हम इस मैप में, इस फिजिकल मैप में, इसके पास में जो पर्वत है, दोनों साइड में जो इसका पर्वत है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि दोनों साइड कौन सा पर्वत आता है। ठीक है, तो इस साइड वाले जो पर्वत है, यानी कि इस तटीय भाग का जो पूरब दिशा में पर्वत है उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। अगर आपको नाम याद नहीं रहेगा तो महेंद्र सिंह धोनी नाम याद रखिएगा। इस साइड में रांची है ना, यहाँ पे यहाँ पे रांची है, तो पूरब साइड में रांची है, झारखंड है, तो वहां से याद रखिएगा महेंद्रगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत है? महेंद्रगिरी पर्वत। और इसी तटीय क्षेत्र के पश्चिम में सह्याद्री पर्वत है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत याद रखिएगा, सह्याद्री गिरी पर्वत।
ये जो पर्वत है वो पूरा इस क्षेत्र में फैला हुआ है, वही इसका पूर्व में महेंद्रगिरी पर्वत फैला है। तो आपको यह पता चला कि कौन कौन सा तटीय मैदान का जो कोस्ट है यानी तटीय इलाका है कहां से कहां तक फैला है, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इस साइड का पर्वत का नाम महेंद्र है, इस साइड का पर्वत का नाम सह्याद्री है। ये सभी तो पता चल गया। अब हम बात करेंगे आगे जाकर कि आखिर इस मैप में कौन कौन से वो क्षेत्र थे जिसका इलाका आप देखना चाहेंगे। तो चलो सबका इलाका एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, यानी गल्फ ऑफ कच्छ कहां है। तो देखो पूरे संसार का सबसे बड़ा खाड़ी कहां पे है, बंगाल की खाड़ी, जिसको हम यहां पे कौन कौन नदी आके मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन नदी आके मिलती है, इसी कारण ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी है। तो उसी तरह दो और खाड़ी है, दूसरा इस साइड में भी दो खाड़ी बनता है तटीय क्षेत्रों में। तो वो खाड़ी कौन कौन से है, तो पहले खाड़ी का नाम है गल्फ ऑफ कच्छ जो यहां पे बनता है, ठीक है, और यहीं पे आके सतलज नदी वगैरह गिरती है, ठीक है। और दूसरा जो है वो कंबत, गल्फ ऑफ कंबत है, यानी कंबत की खाड़ी है। अब आगे हम चर्चा करेंगे इससे संबंधित इसके क्षेत्र का कि कौन कौन सा राज्य यहां पे आता है और उसका जमीन कैसा है। देखो एक हम आपको दिखाए थे अभी कोकन के बारे में, ठीक है। तो कोकन यहां पे है, आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये कोकन का क्षेत्र है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक कोकन का क्षेत्र है। तो कोकन का जगह को पहले देखते हैं कि कोकन कौन सा जगह है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस मैप में ये कोकन है, कोकन इलाका इस प्रकार का रहता है, ठीक है। ये है कोकन। आप देख सकते हैं कि समुद्र के तो किनारे है, लेकिन समुद्र के किनारे इसमें देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पे जंगल बसा हुआ है और तटीय इलाका है। इसी तटीय इलाका के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रोड का मैप बना हुआ, रोड निकाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक और आप देखे थे, जो देखे थे मालवार, ठीक है। तो मालवार यहाँ पे था, ठीक है, मालवार कोस्ट। तो आप मालवार कोस्ट का भी हम जमीन देखते हैं कैसा है। तो मालवार कोस्ट का जमीन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, वो जमीन इस प्रकार से है, देखो कितना सुंदर है। यानी मालवार कोस्ट हमेशा हरा भरा रहता है, जबकि कोकन कोस्ट सूखा रुखा है, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात के पास में आता है और ये थोड़ा सा नीचे है, जिसके वजह से यहाँ पे हमेशा हरियाली रहता है। नारियल का पेड़ और हाउस बोट वगैरह यहाँ बहुत ज्यादा रहता है। इस क्षेत्र का फेमस है नारियल का पेड़। और यहाँ पे एक ऐसा जहाज चलता है जो चलता फिरता घर है। आप घर में जैसे सोए रहते हैं, आराम करते हैं, बाथरूम रहता है, किचन रहता है, सब चीज रहता है नाव के अंदर। तो इस नाव में आप लगातार 10-15 दिन घूमते रहिए, सैर करते रहिए और इसके अंदर आपका सारा सुविधा है, खाने पीने का बनाने से लेकर सोने तक का, रहने तक का, बाथरूम, किचन सब इसके अंदर फिक्स रहता है हाउस बोट के अंदर। और ये कहाँ आता है, मालाबार कोस्ट में। आगे हम चर्चा करते हैं कि ये जो जगह है ये है लेगुन्स। ये क्या, कौन सा जगह है, लेगुन्स। लेगुन्स क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं इस मैप में आके लेगुन्स कौन क्षेत्र को कहते हैं। तो लेगुन्स हमारा केरल का ये जमीन देख रहे हैं, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, लेगुन क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा इस क्षेत्र को बोलते हैं लेगुन, जो काफी सुंदर और मनमोहक रहता है। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। अगला जो है वो है कोरामंडल, ठीक है। तो कोरामंडल की जमीन कैसी है, इसको भी हम देखेंगे कोरामंडल की जमीन कैसी है। तो कोरामंडल और लेगुन्स दोनों का जमीन हम आपको दिखाते हैं। तो कोरामंडल की जमीन ये रही, ठीक है। लेगुन्स की जमीन जो पानी के अंदर आपको इस तरह का दृश्य दिखेगा। कोरामंडल में देखो नारियल का पेड़ तो रहता है, लेकिन ये जिस तरह हमारा यूपी बिहार में नहर वहर देखते हैं ना, डैम उम देखते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा कैसा रहता है, उसी तरह का एरिया कोरामंडल कोस्ट में रहता है, ठीक। आगे हम देखते हैं कि उनसे मिलने वाले शहर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु सबसे नीचे आता है, जो कन्याकुमारी के पास में है, और ये तमिलनाडु का जगह है, देखो कितना सुंदर है। तमिलनाडु में ज्यादातर लोग काला होते हैं, ये समुद्र का किनारे है, इस वजह से इसकी जमीन काफी सुंदर है, स्वर्ग की तरह लगती है। पहाड़ियों
से घिरा हुआ है इसका जो समुद्री भाग है, तो जिसके वजह से आप देख सकते हैं पहाड़ी के बीच बगल में समुद्र हो जाता है। इसी कारण कुछ आइलैंड टाइप के जमीन भी यहाँ पे दिखते हैं। अब इनसे जुड़े हुए जो राज्य है, तटीय भाग के राज्य हैं, सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं और गुजरात का चर्चा करते हैं। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। तो इस तटीय भाग का गुजरात राज्य को देखते हैं, जहां पूरे विश्व का सबसे लंबा पुतला भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पूरे विश्व का सबसे लंबा पुतला है। उसके बाद गुजरात में 9 दिन तक खूब डांडिया चलता है। कब? नवरात्रा के समय। कब चलता है? हाँ, पूरा लड़की सब डांस करती है और महिलाओं सब का भी डांस होता है। महिला सब ट्रेनिंग करती है लड़की सबको कि तुम भी शादी करके जाएगी तो ऐसे कूदना होगा। दोनों चारों तरफ से गला जोड़ लेती है और कभी आगे आती है फिर कभी पीछे जाती है और पूरा झूमर चलता है, डांडिया चलता है साथ में। यहाँ का मुख्य त्यौहार गुजरात का माना जाता है दुर्गा पूजा में ये नवरात्रा का त्यौहार। ठीक है, तो यहाँ बड़ा हर्षोल्लास के साथ नवरात्रा मनाते हैं। देख रहे किस तरह से लोग चारों तरफ फैले हुए हैं और एक दूसरे से डांडिया खेल रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। तो बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार मनाया जाता है यहाँ नवरात्रा। पूरे इंडिया का सबसे फेमस नवरात्रा गुजरात में ही होता है। ठीक है, गुजरात के बारे में आपने जाना कि जो हमारे तट का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसमें गुजरात के बारे में हम जान गए। अब हम जानते हैं दूसरे राज्य के बारे में जो है महाराष्ट्र। एक एक करके आते हैं। एक नंबर पे ये जाने, दूसरा तटीय इलाका महाराष्ट्र, इसके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में देखो समुद्र के किनारे है और यहाँ अजंता एलोरा ये सब गुफाएं बहुत फेमस है। उसके बाद नासिक, पुणे, मुंबई जो है महानगरी है, आप जानते होंगे, जहां पे बहुत सारे फिल्मकार रहते हैं, नाटक होता है, फिल्म सिटी है, जिसके कारण मुंबई बहुत ज्यादा फेमस है। और छत्रपति शिवाजी यहीं के थे जो क्या किए थे कि मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारे थे। अगर मुगल किसी से डरता था तो किससे डरता था? छत्रपति शिवाजी से। तो यहाँ के फेमस व्यक्ति यही थे। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करेंगे जिस क्षेत्र का, महाराष्ट्र के नीचे आता तीसरे स्थान पे गोवा। तो गोवा एक गोवा की तरह है हमारे भारत के मैप में, और गोवा समुद्री तट के बगल में आता है और गोवा में लोग घूमने जाते हैं। यहाँ खूब विदेशी आता है और इस गोवा के बीच का मजा लेता है। गोवा के बीच के ऊपर कई गाने बने हैं जो बहुत बेहतरीन गाने गाए जाते हैं इसके बीच में, और लोग यहाँ पे घूमना पसंद करते हैं। शादी विवाह के बाद सबसे ज्यादा अगर लोगों का घूमने का कहीं शौक रहता है तो यहीं पे रहता है। ठीक है, हनीमून के लिए सबसे ज्यादा गोवा जाते हैं। तुम लोग भी बड़ा होगा तो शौकीन रखना यहाँ जाने का। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहां पे ज्यादातर कपल्स पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हम बात करेंगे कर्नाटका का। ठीक है, गोवा के नीचे कर्नाटका है जो चौथा राज्य है इधर से जो समुद्र के किनारे आता है। तो कर्नाटका बेस्ट प्लेस टू विजिट। कर्नाटका घूमने का सबसे अच्छा जगह यहाँ पे क्या है? तो मंदिर है। उसके बाद यहाँ का देखने लायक है बाघ जो है वहाँ यहाँ बहुत मुख्य रूप से रहता है यहाँ के जंगलों में। यहाँ पे पुराने प्रकार के कलाकृतियों के द्वारा महल बने रहते हैं और बहुत सारे मीनार बने रहते हैं जिसको लोग देखने जाते हैं। झरना, झील ये सब भी यहाँ पे मुख्य रूप से बहता है। ठीक है, अगला जो स्टेट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है केरला। ठीक है, ये देखो करेला की तरह है केरला, और केरला में यहाँ भी हाउस बोट बहुत मात्रा में चलता है। नारियल यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है। देखो केरल में क्या होता है कि नारियल बहुत सस्ता मिलता है। केरल के अंदर नारियल 10 रुपया में, 5 रुपया में, 20 रुपया में नारियल पानी मिल जाएगा। वही 10 रुपया वाला नारियल पानी हमारे यहाँ बिहार में पहुंचेगा तो 60 रुपया 70 रुपया में बिकेगा। और हम लोग बिहार वाला इतना बेवकूफ है कि हम लोग के अंदर 2000 से पहले जो कोयला था उस कोयला को जितना में यहाँ बिकता था उतने में भेज देते थे इस क्षेत्र में। ठीक है, दूसरे राज्यों में। तो सोचो हम लोग बिहारी सब कितना बेवकूफ थे कि अपना यहाँ जो भी फसल होता है, जो भी चीज उपजाया जाता है उसको सस्ता में भेज देते हैं इन क्षेत्रों में। और ये लोग वाला नारियल 10 रुपया वाला यहाँ 70-80 रुपया में बिकता है। तो हम लोग जैसा बिहारी बोलते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने सामान को दूसरे राज्य में भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं? सस्ता, सेम दामों में भेज देते हैं जैसा यहाँ बिक रहा, लेकिन दूसरा राज्य कमाता हमसे, वो
अपने सामान को यहाँ भेजता है तो महंगा में भेजता है। इसलिए बिहार वाला अगर अपने आप पे गर्व करता तो थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए कि हम लोग उतना भी होशियार नहीं है। अगर होशियार रहते तो आज बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां रहती, अगर होशियार रहते तो गुजरात जैसे गुजरातियों को महान माना जाता है, आज बिहारियों को भी महान माना जाता और बिहार में गुजरात से ज़्यादा फैक्ट्री रहता, क्योंकि बिहार में बहुत ज़मीन खाली पड़ा है लेकिन फैक्ट्री लगाने वाला कोई नहीं है। ठीक है। और वहाँ केरल का देखो इस प्रकार का डांस होता है और यहाँ पे फसलों का त्यौहार भी मनाया जाता है। जब हम त्यौहार का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे। ठीक है। आगे हम देखेंगे तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ पे तो तमिलनाडु का ये जगह आप देख सकते हैं जिसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी में ये किसके साउथ में है, तो साउथ ऑफ चेन्नई। देखो चेन्नई जो है, चेन्नई के साउथ में पुडुचेरी है जो बहुत फेमस जगह है घूमने के लिए, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। और अगला जो हम जगह की चर्चा करेंगे उसका नाम है आंध्र प्रदेश। यही वो आंध्र प्रदेश है जहां पे एक मंदिर में लड्डू का विवाद हुआ था कि इसमें जो प्रसादी मिलता है, हमारे पटना के महावीर मंदिर में भी वही प्रसादी मिलता है जो इस मंदिर में मिलता है। इस मंदिर में अभी कुछ दिन पहले विवाद हो गया था कि यहाँ जो घी बनता है वो जानवरों से निकाला हुआ चर्बी से बनता था, लेकिन क्या वो सच्चाई था नहीं था उसका छानबीन हुआ और जो भी घी आता था उस घी का जांच हुआ और बाद में पता चला ये सब अफवाह फैलाया गया था। अभी यहाँ के जो लड्डू है वो बहुत प्रसिद्ध है, इतना बड़ा बड़ा लड्डू बनता है और एक ही लड्डू खाएंगे आपका पेट भर जाएगा, इतना अच्छा लड्डू यहाँ बनाया जाता है। पटना के महावीर मंदिर में भी यहाँ से लड्डू आता है और पटना के महावीर मंदिर से भी कभी कभी लड्डू जाता है इस क्षेत्र में, अगर दोनों जगह घटता है तो। ठीक है। उसके बाद आता है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो अपने मंदिरों के भव्यता के लिए जाना जाता है। जब यहाँ त्यौहार मनाया जाता है तो मंदिर के चारों ओर इस प्रकार का भीड़ जम जाता है, लोग ज्यादा दिखते हैं और मंदिर किसी को दिखता भी नहीं आगे से, क्योंकि बहुत सारा लोग का अंबार लगा रहता है यहाँ के इस त्यौहार में। ठीक है। अगला है पश्चिम बंगाल जो समुद्र तट के किनारे आता है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य ये रहा। हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल पूरे विश्व का एक ऐसा जगह है जहां पे अंग्रेज आके खूब लूटे थे। पश्चिम बंगाल में पहले के समय में हमारे भारत की राजधानी पश्चिम बंगाल का कोलकाता था। यही कोलकाता जहां हावड़ा ब्रिज है, और आज भले नई दिल्ली राजधानी बन गई है लेकिन एक समय कोलकाता राजधानी था पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपने जाना, तो उम्मीद है आपने जाना आज भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, यानी आइलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। जिससे पहले थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, रिवीजन टाइम है, आपको पूछते हैं कुछ, आप बताइएगा स्पीड में। ठीक है। इस साइड में कौन सी पहाड़ियां हैं? महेंद्रगिरी पर्वत। इधर में सह्याद्री पर्वत। और टोटल कितना राज्य से तटीय मैदान घिरा हुआ है? पहले स्थान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। ठीक है। अब ये बताइए ये जो एरिया है समुद्री इलाका, इसका कितना किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला हुआ? 6100 किलोमीटर। वहीं अगर हम आइलैंड को भी जोड़ देंगे तो 7516 किलोमीटर, अगर आइलैंड का एरिया को भी जोड़ देंगे तो। ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आइलैंड की चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।